अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से यह बड़ी खबर है जहां पर एक शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है। अवैध हथियार के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बालाजी मार्केट नाले के पास से इसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने बालाजी मार्केट नाले के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी मुकेश खटीक हरिओम नगर का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामलों में कई थानों में मामले दर्ज हैं। वहीं कोटा से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रक और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। गेहूं से भरे ट्रक में आग भी लग गई। इस टक्कर के बाद दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। बारा झालावाड़ मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक पिकअप और एक गेहूं से भरे ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। आज सुबह 5:30 करीब की घटना है। ट्रक और पिकअप में एक्सीडेंट हो गया। 5:30 बजे करीब सूचना मिली। ट्रक में एक्सीडेंट की वजह से आग लग गई। ट्रक चालक है जो उससे निकल गया था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। पिकअप में है जो घायल ड्राइवर है वो घायल हो गया, उसको इलाज के लिए रवाना कर दिया। मौके पे है। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी को नया वीसी मिल गया है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी पुलिस यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बनाए गए हैं। आलोक त्रिपाठी आज पदभार भी ग्रहण करने वाले हैं। एसीबी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं आलोक त्रिपाठी, तो एक लंबा इनका अनुभव और अब इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी का वीसी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि एसीबी के डीजी भी ये रह चुके हैं। पुलिस यूनिवर्सिटी के नए वीसी के तौर पर आज पदभार ग्रहण करेंगे। तो पुलिस यूनिवर्सिटी को अपना नया वीसी मिल गया है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के रूप में। चलिए बात करते हैं शहर की सरकार के दंगल की। आज से 6 नगर निगम के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी 560 वार्डों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को सभी 6 निगमों के परिणाम आएंगे। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो कि 19 अक्टूबर शाम 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 20 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 22 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 29 को वोटिंग होगी 3 निगमों में, 1 नवंबर को 3 निगमों में वोटिंग होगी और 6 नगर निगम के जो परिणाम हैं वो आएंगे एक साथ 3 नवंबर को। तो सभी 560 वार्डों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। कोर्ट की मुहर के बाद शहर की सरकार के लिए चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। आइए आपको बताते हैं शहर की सरकार के रण का पूरा कार्यक्रम। नगर निगम चुनाव 2020 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 20 को मतपत्रों की जांच होगी तो 22 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा।
जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर निगम के लिए मतदान 29 अक्टूबर को होगा, तो जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को सभी नगर निगम की एक साथ मतगणना होगी। नगर निगम चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन के आदेश हैं। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में कुल 35,97,873 मतदाता वोट डाल सकेंगे, जिनमें 18,76,195 पुरुष मतदाता हैं, तो 17,21,637 महिला मतदाता हैं। सर्वाधिक मतदाता जयपुर ग्रेटर निगम में है, जिनकी संख्या 12,28,754 है। इनमें 6,45,160 पुरुष और 5,83,581 महिला मतदाता हैं। बात अगर जयपुर हेरिटेज निगम की करें तो यहाँ 9,32,807 मतदाता हैं, जिनमें से 4,91,581 पुरुष और 4,41,211 महिला मतदाता हैं। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को कई नई तरह की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की बाइक रैली, वाहन रैली या जनसमूह को एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाए जाने की खबरें आई थी। ऐसे में सरकार के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। टोंक के बीसलपुर बांध से सूरजपुरा फिल्टर प्लांट को जाने वाली मुख्य पाइपलाइन के एयर वॉल्व में आज अहले सुबह एक बार फिर रिसाव हुआ। फिश लैंडिंग सेंटर के पास हुए इस रिसाव से घंटों तक तेज दबाव वाला फव्वारा चलता नजर आया। इस रिसाव के चलते लाखों लीटर पानी बेकार बहता नजर आया। वहीं रिसाव की सूचना मिलते ही बीसलपुर बांध स्थित इंटेक पंप हाउस और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के इंजीनियर्स ने मौका मुआयना किया। इंटेक पंप हाउस प्रभारी के अनुसार एयर वॉल्व की बॉल के भीतर चिपक जाने से यह तकनीकी खामी आई थी, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और अब बात एक बंद शराब फैक्ट्री की, जो लबालब शराब से भरी थी। इससे भी चौंकाने वाली बात यह कि फैक्ट्री तो देसी शराब की थी, लेकिन वहां धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। उस पर से यह तुर्रा कि आबकारी विभाग और पुलिस को कुछ नहीं पता। अब फैक्ट्री पकड़ी गई, पोल खुल गई और सभी बंगले झांकने में लग गए। गोल्डन बॉटलिंग प्लांट में बड़ा गोरख धंधा। बंद फैक्ट्री, लबालब शराब। देसी की आड़ में अंग्रेजी का धंधा। किसकी शह पर बंद फैक्ट्री में खेल। भिवाड़ी के बंद गोल्डन बॉटलिंग प्लांट में जो कुछ हो रहा था वो कैसे हो रहा था, उसके पीछे किसका दिमाग और किसका पैसा काम कर रहा था, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब खोजे जा रहे हैं। लेकिन असल में यहाँ क्या हो रहा था, पहले ये जान लीजिए। ये देसी शराब बनाने की फैक्ट्री थी जो कई सालों से बंद थी सबकी नजर में। लेकिन फैक्ट्री में शराब बन रही थी, वो भी देसी नहीं, विदेशी। जी हाँ, अंग्रेजी, वो भी बड़े पैमाने पर। इस सच्चाई का खुलासा होते ही जैसे पब्लिक से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। सवाल उठे तो जवाब देने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी जितेंद्र सिंह सामने आए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंपनी के 50 मिनट अभी गए, मेरे पास लक्ष्मणगढ़ और भिवाड़ी का चार्ज है। हमारा मेन काम फील्ड का होता है, आपका निरीक्षक का, तो इसलिए अपेक्षा बहुत कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात है, कंपनी के मेरे से पूछताछ की, इन्होंने न कोई प्रोडक्शन किया, न किसी कागज में साइन कराए। ठीक है, तो इन्होंने जो कुछ किया ये अपने चोरी छुपके जो भी काम किया उसकी जांच कर रहे हैं और पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रकरण है वो आपकी जानकारी में नहीं था? ये पूरा प्रकरण आपकी जानकारी में नहीं था? जो कंपनी बंद थी, रिकॉर्ड कंपनी बंद थी, कंपनी किसी परंत पे साइन नहीं किया मेरे द्वारा। जितेंद्र सिंह साहब जो भी कहें, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना तो थोड़ा कठिन है ही। खैर, अब पुलिस एक्शन में है
आबकारी विभाग भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त दिखा रहा है, लेकिन इस बंद फैक्ट्री से अंग्रेजी शराब के जो 10,000 कार्टन पकड़े गए हैं, वो भी बिना किसी लेवल के, वो बड़े बड़ों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। गोल्डन बॉटलिंग कंपनी के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र सोलंकी उर्फ मन्नू, जिसको असालतपुर जनकपुर दिल्ली से दस्तयाब किया गया है, जो भिवाड़ी में अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री से गुजरात तक अवैध शराब की खेप जाती थी। पुलिस जांच कर रही है, पूरी पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं इस शराब के पूरे खेल के असली खिलाड़ी को लेकर। मसलन सवाल नंबर 1, शराब फैक्ट्री में आबकारी इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना अंग्रेजी शराब कैसे बनी? फैक्ट्री की एक चाबी आबकारी इंस्पेक्टर के भी पास होती है, फिर अवैध शराब का कारोबार कैसे हुआ? शराब की सप्लाई के लिए डिस्पैच नंबर और आबकारी इंस्पेक्टर के साइन होते हैं, फिर कैसे हुई अवैध अंग्रेजी शराब की सप्लाई? आबकारी विभाग के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और हस्ताक्षर करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फैक्ट्री में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने के लिए स्प्रिट और अन्य सामान कैसे पहुंचे? अवैध अंग्रेजी शराब बनाने के मामले में विभाग खामोश क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जो एक बंद फैक्ट्री से जुड़े हैं और उस काले कारोबार की सच्चाई परत दर परत खोलने वाले हैं। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में जलदाय विभाग के सभी प्रोजेक्ट का काम ठप हो सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार की जनता जल योजना में नई टेंडर नीति के विरोध में विभाग के प्रोजेक्ट में काम करने वाली छोटी बड़ी कंपनियां आर पार की जंग पर उतर आई हैं। जनता जल योजना पर नई टेंडर नीति की मार, विरोध में छोटी बड़ी कंपनियों का आर पार। घर घर पेयजल का सपना कैसे होगा साकार? गांव गांव ढाणी ढाणी हर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र की पेयजल योजना के लिए नई टेंडर व्यवस्था के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जनता जल योजना के तहत गांव में पेयजल पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को देने का फैसला किया गया है। सरकार ने इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर प्रदेश की छोटी बड़ी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया है। इसको लेकर जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली कंपनियों के संचालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने का एक षड्यंत्र है और ये एक बहुत बड़ा गेम है, खुला गेम है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, विभाग की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला रही है? सरकार का काम अपने लोगों को श्रम देने का है या मतलब जो है गला काटने का? ये सरासर आप ये देखिए कि हम लोगों को अब तक जो रोजगार मिलता रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो है डी क्लास से लेके डी क्लास, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास और डबल ए क्लास तक के 5 से 5.5 हज़ार ठेकेदार है। हमारे लाइसेंस जो बना रखे हैं, उन लाइसेंसों का क्या होगा? हमारे पैसे फंसे पड़े हैं। जनता जल योजना में नई टेंडर नीति को लेकर जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों के संचालकों ने मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद जलदाय मंत्री ने नई टेंडर नीति के मामले में जलदाय प्रशासन से वार्ता की बात कही है। राजस्थान के तमाम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग मेरे से मिले हैं, मिलकर के जल जीवन मिशन के बारे में इनके जो ग्रीवेंसेस थे उनको मैंने सुना है और सुनकर अब मैं विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके कोई समस्या का समाधान करेंगे कि जो भी मांगे उसके बारे में हम बिंदुवार विचार करके यथोचित निर्णय करेंगे। जनता जल योजना में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच सियासी खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि पेयजल योजनाओं में पहले केंद्र सरकार से मिलने वाली 90% अनुदान राशि को घटाकर 50% किया गया है। जीवन मिशन में भारत सरकार 2013 से पहले हमको 90% ग्रांट देती थी, अब वो 50% दे रही है। वो इसका हम पहले तो विरोध कर रहे हैं। और जो जल जीवन मिशन में 50% राज्य सरकार और 50% केंद्रीय सरकार का जो अनुदान है उसके अंतर्गत योजनाएं बनाई गई है और उसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में जल का कनेक्शन हो। पेयजल योजना में केंद्र सरकार से अनुदान राशि कम मिलने से प्रदेश सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है।
लिहाजा माना जा रहा है कि जनता जल योजना को टालने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी कंपनियों को टेंडर जारी कर रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की पूरी लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में घर घर शुद्ध पेयजल मिलना एक बार फिर सियासी वादा साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कैग की रिपोर्ट में अलवर जलदाय विभाग का तो बुरा हाल है। जलदाय विभाग के सभी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, लेकिन भुगतान पूरा और कहीं कहीं तो पूरे से भी ज्यादा किया गया है। इंजीनियर्स और ठेकेदारों की साठगांठ, जलदाय विभाग में करोड़ों की बंदरबाट, सीएजी की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा, जलदाय विभाग में करप्शन का खुला खेल। जी हां, जलदाय विभाग कहीं का हो पूरी तरह से महाभ्रष्टाचार में डूबा दिखाई दे रहा है। अलवर जिले के एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों की साठगांठ से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग के इंजीनियर्स ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघते हुए अधूरे कार्यों का ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया और तो और काम पूरा होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अलवर एनसीआर में 278 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार, जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदार पर करप्शन का आरोप, सीएजी की एनसीआर में जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट ऑडिट से खुलासा। अब चलिए एक एक कर उन पेयजल प्रोजेक्ट का हाल जानिए जिसमें महालूट का खेल हुआ है। 15 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब तक 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक तिजारा वाटर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का सिर्फ 48% काम ही पूरा। इस प्रोजेक्ट का 52% काम अभी बाकी, लेकिन भुगतान पूरा। बहरोर प्रोजेक्ट को साल 2017 तक पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम 60% नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट का भी पूरा भुगतान मेसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर दिया है। साथ ही इंजीनियरों ने कंपनी को काम पूरा करने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भिवाड़ी प्रोजेक्ट का ठेका कोलकाता की कंपनी मेसर्स WPIL SMS JV कंपनी के पास करीब 38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 तक पूरा करना था। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने 38 करोड़ रुपए की जगह 61 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, लेकिन अभी तक भिवाड़ी प्रोजेक्ट का सिर्फ 65% काम ही पूरा हुआ। राजगढ़ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेसर्स AB इंटरप्राइजेज एवं मेसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 17 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में पूरा करना था। इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पूरे 17 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी को कर दिया गया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अभी भी राजगढ़ प्रोजेक्ट का 68% काम पूरा नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने काम पूरा हुए बिना ही कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अलवर प्रोजेक्ट का ठेका मेसर्स इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी के पास 112 करोड़ रुपए की लागत की इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 में पूरा करना था। अभी तक कंपनी ने 145 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने कंपनी पर ना तो कोई पेनल्टी लगाई और न ही कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। कैग की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्ट इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी? काम को अटकाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक भ्रष्टाचार पर प्रदेश में चुप्पी क्यों? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।